नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज ग्रो में। तो दोस्तों आज जो है कि झारखंड JFWC परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जितने भी प्रश्न अभी हिंदी का बताएंगे इसे आपसे याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें स्कोर करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक इसको पास नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आपसे स्कोर भी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज की इस वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWC परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी जे एज गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा वर्ण। याद रखिएगा आप सभी, वर्ण जो है फ्रेंड ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए वर्णमाला किसे कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम सभी वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहीं से आपसे याद रखिएगा जो अभी स्वर वर्ण देखिए आप सभी, देखिए स्वर की संख्या कितना है, मूलतः 11 स्वर है और उसके बाद 2 स्वर और ऐड हो जाता है तो कुल 13 हो जाता है। जो आप सभी अनुस्वर और अविसर्ग देखते हैं ये आपका अयोगवाह वर्ण है, ध्यान दीजिएगा, और इसको स्वर के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वहां पर, डी करेक्ट आंसर होता है वर्ण। यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, क्वेश्चन है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यानी कि इनमें से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें क्रिया विशेषण है। देखिए बोलना क्या है, यह आपका क्रिया शब्द है, याद रखिएगा। बोलना क्या है, आपका क्रिया है। और वहीं पर बात किया जाए ये धीरे धीरे जो देख रहे हैं ये आपका विशेषता है, याद रखिएगा, यानी विशेषण है। तो किस प्रकार से बोल रहा है, वो धीरे धीरे बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा, वही क्रिया विशेषण है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन 2 अक्षर से मिलकर बना होता है, यानी कि 2 वर्ण से। तो ज्ञा जो है फ्रेंड आपका संयुक्त व्यंजन है, जैसे कि अक्षत्र ज्ञा, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। संख्या 4 होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी कि उसका उच्चारण दांत से नहीं होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ट जो है यह आपका दांत से उच्चारण नहीं होता है, यह आपका मूर्धा से उच्चारण होता है। जो आप ट वर्ग देखते हैं, ट वर्ग जो देखते हैं इसका उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से होता है। जबकि त थ द ध न इसका उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से पेपर में हूबहू प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे इसे याद जरूर कर लीजिए। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे अकारांत कहते हैं, अगर वहीं पर ई आए तो उसे इकारांत कहेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। अगला है कि अक्ष वर्ण किसके संयोग से बना है। तो देखिए ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। तो याद रखिएगा
क प्लस स से मिलकर आपका अक्षा वर्ण बना है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हर सवाल को आप सभी क्लियर करते चलिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रखना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। हिंदी वर्णमाला से स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए, हिंदी वर्णमाला में अगर स्वर की संख्या की बात किया जाए तो मूलतः 11 स्वर है। तो ऑप्शन में बी की तरफ हम जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो ही भेद हैं, साकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो देखिए, स्वर इनमें से नहीं है या, याद रखिएगा, या जो देख रहे हैं ये स्वर नहीं है, ये आपका व्यंजन है और वो भी नासिक व्यंजन है। जबकि अ हो गया, उ हो गया और ए हो गया, ये सभी आपका स्वर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? यानी कि ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, वो कौन सा नहीं आता है? तो घ, याद रखिएगा आप सभी, घ ट वर्ग नहीं, ये बल्कि क वर्ग के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा आप सभी, बाकी बात ये सभी आपका ट वर्ग का है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है। क वर्ग का कंठ से उच्चारण होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन जो आपको मिलेगा वो आपको 33 व्यंजन देखने के लिए मिलता है। कुल वर्णों की संख्या की बात किया जाए तो 52 वर्ण होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्च स्वर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ आपका एक पश्च स्वर है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। सिर्फ इसको आप याद कर जाइए, चाहे जैसे भी याद करें। और जितने भी फ्रेंड मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आपके लिए हम 100% एफर्ट लगा के सारा चीज़ प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा पेपर में प्रश्न पूछा जाता है उसी पैटर्न का आपको हम प्रश्न प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट मिले, कहीं भटकना ना पड़े आपको। तो कम से कम अपना प्यार जरूर दीजिएगा और ये प्यार बनाए रखिएगा आप सभी। तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक घंटी आएगा, उसका ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अयोगवा है? तो देखिए, अयोगवा आपको बताए थे कि विसर्ग जो होता है ये आप सभी अनुस्वर और अविसर्ग जो देखते हैं ये दोनों अयोगवा वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण, याद रखिएगा आप सभी। और उसके बाद एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। आगे चल के बताएंगे, अभी हम आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो काम का नाम बताता है इसे क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ ये पूर्ण भूत है, यानी कि खाना खा चुका है ऑलरेडी वो, तो ये आपका बिल्कुल पूरा हो गया है काम, तो ये पूर्ण भूत होगा। अगला क्वेश्चन है कि घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है? घनिष्ठतर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि संबंध कारक का चिन्ह है? तो देखिए, संबंध कारक की बात किया जाए जैसे कह सकते हैं कि अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से होता है, याद रखिएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ संबंध कारक का जो हो जाएगा रा हो जाएगा, री हो जाएगा और रे हो जाएगा, ये संबंध कारक का चिन्ह है, याद रखिएगा। अधिकरण कारक का क्या है? में और पर, ये अधिकरण कारक का होता है जहाँ पर अधिकार करके बैठा जाता है। कारक का कितना भेद है? 8 भेद है कारक का, ध्यान दीजिएगा। छ ध्वनिया का उच्चारण स्थान है, च छ। तो देखिए, च वर्ग का जो उच्चारण होता है वो तालव्य से होता है, यानी कि तालु से होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। ओष्ठ की बात किया जाए तो प वर्ग का उच्चारण होता है, दंत से त वर्ग का उच्चारण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? यानी कि दो वर्णों से मिलकर कौन सा नहीं बना है? तो ये आपका मूर्धांश जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि अक्षा, तरा, ज्ञा ये सभी आपका संयुक्त व्यंजन है। देखिए, अगर इसकी बात किया जाए तो आपको पता है कि ये आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आता है? तो जैसे तालव्य हो गया, मूर्धांश हो गया, दंश हो गया और ह हो गया, ये सभी आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन है, याद रखिएगा आप सभी।
और प्लस में वहीं बात किया जाए कि य र ल व ये क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है कि तालव्य व्यंजन है, यानी कि तालु से बोले जाने वाला व्यंजन कौन सा हो जाएगा? च छ ज झ, यानी कि त वर्ग जो होता है वो तालु से ही बोला जाता है, तो ए राइट आंसर होगा। ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग जो है कि दंत से, अप्पा वर्ग ओठ से बोला जाता है। अविकारी शब्द है इनमें से, तो देखिए अविकारी शब्द जो होता है वो अव्यय होता है, याद रखिएगा। अव्यय जो होता है वह अविकारी शब्द होता है। देखिए अगर संज्ञा की बात किया जाए तो संज्ञा का कितना भेद है? 5 भेद हैं। सर्वनाम की बात किया जाए तो सर्वनाम का 6 भेद होता है। अगर विशेषण की बात किया जाए तो विशेषण का 4 भेद होता है, याद रखिएगा आप सभी। और वहीं पर अगर अव्यय की बात किया जाए तो अव्यय का भी 4 भेद होता है। अगला क्वेश्चन है कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो देखिए य र ल व जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन के बारे में बताएं कि कौन कौन सा था? तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा था, ध्यान दीजिएगा। और बाकी बात य र ल व जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। अगला है अनुनासिक का संबंध होता है। तो देखिए अनुनासिक का जो संबंध होता है नाक और मुंह से होता है, जो नाक और मुंह से उच्चारण होता है और उसी को अनुनासिक कहा जाता है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर स्त्री की बात नहीं किया गया है, सिर्फ अगर स्त्री की बात किया जाता तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा होता, पर यहाँ पर स्त्रीत्व की बात किया गया है तो भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी भाव को प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे कह सकते हैं कि बुढ़ापा या बुढ़ाड़ी ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे खुशी ये आपका भाववाचक संज्ञा है, जिसे सिंपल भाषा में समझिए कि प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। जो अदृश्य होता है वही आपका भाववाचक है। जातिवाचक में पूरा जाति समूह को बोध कराता है, जैसे कह सकते हैं कि स्त्री हो गया, लड़की हो गया, या नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ये आपका जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक में किसी स्थान या व्यक्ति का नाम आता हो, जैसे दिल्ली हो गया, यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा नदी हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए सिर्फ नदी की बात किया जाए तो जातिवाचक, अगर वही नाम आ जाए गंगा नदी तो वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। यमुना नदी व्यक्तिवाचक होगा, याद रखिएगा आप सभी। भारतीय शब्द का बहुवचन है। देखिए वचन कितना है? 2 ही है। वचन का 2 भेद होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु का बोध होता है, बहुवचन में एक से अधिक का होता है। तो भारतीय जो है ये आपका बहुवचन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर छोटी ई का प्रयोग हुआ है और यहां पर बड़ी ई का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन में ए ही करेक्ट आंसर होगा, छोटी ई वाला नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का हो जाएगा सूर्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो देखिए जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका अपूर्ण वर्तमान है, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ये आपका अपूर्ण है, कार्य आपका चल ही रहा है, आधा दूर में रुका हुआ है। जब तक क्लास पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखिए वर्ग के जो 5वें अक्षर होते हैं वही अनुनासिक व्यंजन होता है। जैसे को हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंघा हो गया, तो ये आपका अनुनासिक व्यंजन है। उसी प्रकार से यह आपका अनुनासिक है। उसी प्रकार से न जो देखते हैं आप सभी, न जो देखते हैं आप सभी, वो भी आपका क्या है? अनुनासिक व्यंजन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सभी अनुनासिक हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो ये 11 हो जाएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना होगा। ये तो अपने हिसाब से ऑप्शन सेट किए हैं, तो आपको 13 और 11 हम दोनों दे दिए हैं, बट आयोग इस प्रकार से नहीं करता है, याद रखिएगा। कुल अगर पूछना होगा तो वहाँ 13 देगा तो 11 नहीं देगा, अगर 11 देगा तो 13 नहीं देगा आपको। कंठ ओष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है, यानी कि कंड और ओष्ठ से बोले जाने वाली ध्वनि जो है और हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए भाषा का जो निर्माण होता है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले ध्वनि होगा, उससे शब्द बनेगा, शब्द से पद बनेगा, पद से वाक्य बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि अव्यय के कितने भेद हैं? तो अभी बताए थे कि अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि कौन सी है?
तो देखिए कंठ से जो उच्चारण होता है वह क हो गया, ख हो गया, ये सभी कंठ से उच्चारण होता है। यानी कि क वर्ग की बात किया जाए तो ये कंठ से उच्चारण होता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला प्रश्न है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, यानी कि मूर्धा से बोली जाने वाली व्यंजन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ड और ढ, ये आपका मूर्धा से बोली जाने वाली व्यंजन है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। यहाँ पर समझिएगा, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण, एक होता है आपका महाप्राण होता है। तो इसको समझिएगा आप सभी। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि अल्पप्राण में क्या क्या आता है, जैसे कि क हो गया और ग हो गया, ये आपका अल्पप्राण वर्ण है। आप समझे बात को, यानी कि पहला अक्षर और उसके बाद तीसरा हो गया और उसके बाद पांचवा हो गया, ये आपका क्या है, अल्पप्राण है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे पहला में क हो गया, तीसरा में क्या हो गया, ग हो गया और उसके बाद अंगा हो गया, ये आपका क्या है, अल्पप्राण है। बात समझे आप सभी। हर में हो जाएगा, च छ में वही होगा, आपका प फ में वही हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, यानी पहला, तीसरा और आपका पांचवा ये आपका अल्पप्राण होता है। अभी बताएं आपको महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण में क्या होता है, दूसरा होता है और चौथा होता है। जैसे कि दूसरा में क्या था, खा था और उसके बाद क्या था, घा था, ये आपका क्या है, महाप्राण है। तो हर में यही फॉलो करेगा, याद रखिएगा। पो वर्ग में भी वही फॉलो करेगा, चो वर्ग में भी वही फॉलो करेगा। तो याद रखिएगा, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है। बात समझ गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क और ग होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुमित सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद है। तो क्रिया का आपको दो भेद बताएं, एक आकर्मक क्रिया, एक साकर्मक क्रिया। तो सुमित सो रहा है, इसका उच्चारण कीजिए, क्या सो रहा है। याद रखिएगा उच्चारण क्या करना है, क्या सो रहा है, बिस्तर सो रहा है या शरीर सो रहा है। तो जवाब यहाँ नहीं मिलेगा सवाल का, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगर यही सवाल का जवाब आपको मिल जाता तो वो आपका साकर्मक हो जाता। जैसे कह सकते हैं कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ सवाल का जवाब मिलेगा। उच्चारण कीजिए कि राम क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है। अगर वही कहते कि सिर्फ राम पढ़ रहा है, तो राम क्या पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, तो ये आपका आकर्मक क्रिया होगा। सवाल का जवाब मिल जाए तो साकर्मक, ना मिले तो आकर्मक। जैसे कहते कि पक्षी उड़ रही है, तो पक्षी क्या उड़ रही है, पंख उड़ रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य आपका मात्र में तीन ही प्रकार का होता है, याद रखिएगा आप सभी। पहला हो जाएगा आपका कर्तरी वाच्य होगा, उसके बाद क्रम वाच्य, उसके बाद भाववाच्य हो जाएगा। तो तीन प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है, यानी कि नाक से बोले जाने वाले व्यंजन, इसमें आपका या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो देखिए ए और ऐ वर्ण जो कहलाते हैं कंठ और तालुव्य व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कंठ और तालु वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन सा है। तो अंस्वर और अविसर्ग हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क ख घ, तो यानी कि कंठ से उच्चारण होगा इसका। अगला है तालव स मूर्धन्य और दंस और ह व्यंजन कहलाते हैं। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ ख और ग हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घोष वर्ण है। देखिए माँ जो है ये आपका घोष वर्ण होता है। देखिए यहाँ समझिएगा, एक आपका होता है अघोष होता है और एक आपका सघोष होता है। अघोष को ही हम सभी घोष वर्ण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप सभी, एक होता है सघोष होता है और एक होता है आपका अघोष, और अघोष को ही हम सभी क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। तो यहाँ समझिएगा आप सभी, जो आपका अघोष में जो वर्ण आता है वो कौन कौन सा आता है, याद रखेंगे आप सभी, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा जो है ये आपका अघोष वर्ण होता है, जिसे हम सभी घोष के नाम से जानते हैं। और उसके बाद सघोष की बात किया जाए तो इसमें क्या आता है, पहला और दूसरा आता है। पहला और दूसरा, जैसे क हो गया और ख हो गया, तो पहला क हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ख हो जाएगा, तो ये दोनों आपका सघोष होगा।
ये दोनों आपको क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। और वहीं पर ये आपका तीसरा चौथा की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका गो हो जाएगा, ये घो हो जाएगा और ये अंघो हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, घोष या कह सकते हैं अघोष हो जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी बात समझे आप सभी, यानी कि पहला और दूसरा होता है सघोष, तीसरा चौथा पांचवा जो होता है अघोष या घोष वर्ण होता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। पाशविक हो जाएगा ऑप्शन में ए। अगला है कौन सा अमानक वर्ण है। तो देखिए अमानक वर्ण जो है वो आपका मा अमानक वर्ण है, आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है। सब के नीचे यहाँ पर विंदा लगा हुआ है, एक एक जैसे फा में लगा हुआ है। तो ये अरबी और फारसी ध्वनि है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितना है, 52 वर्ण है हिंदी में, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है अक्षा ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है। तो ये आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अक्षा त्र ज्ञा हो गया, ये सभी आपका संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में अक्षा क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए अक्षा जो है ये क के बाद लिखा जाता है, अक्षा को याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है ज्ञा किस वर्ण के संयोग से बना हुआ है। तो ज्ञा जो है ज प्लस यहाँ से मिलकर बना है। तो ज में आधा जो लगा हुआ है हलंत जो है ये आधा ज है और प्लस ये यहाँ लगा हुआ है, तो दोनों मिलकर यहाँ का आपका ज्ञा का निर्माण हुआ है। तो ध्यान देंगे आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेशन में कुल 55 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हिंदी का, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण था। अगर आज के सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। और जो भी क्लासेस करना चाहते हैं एप्लीकेशन पे क्लासेस अवेलेबल है, कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है जहां पर आपको बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपका सपना है एक सीट पक्का करने का, आज से ही तैयारी में जुड़ जाइए और मिशन मोड में तैयारी कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते जाइएगा। जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।